लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे बरेली के मुसलमान इस काले कानून के रोज जश्न मना रहे हैं, गुलाब के हार पहन रहे हैं, कव्वालियां सुन रहे हैं, नोट लुटा रहे हैं, तो रोना आता है अपने ऊपर कि ये हमारी कौम है, इसको दर्द नहीं है, इसको आने वाले वक्त में जो गरीब मुसलमान के ऊपर गाज गिरने वाली है उसका एहसास नहीं है। ये बात हकीकत है कि जो पैसे वाला मुसलमान है उसको बाल भी बाका नहीं होना है, उसे पता ही नहीं है 2 वक्त की रोटी कैसे कमती है। शाही में मुहर्रम के जुलूस में झगड़ा हुआ और झगड़े में क्या हुआ, 2 माओं का नुकसान हुआ, एक का बेटा चला गया और एक के बेटे जेल में। नूर नाम की लड़की, जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हमारी बेटी को सलामत रखना। वो लड़ती फिर रही है, सबसे गुजारिश करती फिर रही है कि उसके घर के मर्दों की मदद की जाए, उनके घर टूट चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हो रहा है, ये बिल की आड़ में जो निशाना बनेंगे, जो बुलडोजर चलेंगे, वो इस तरीके की ना जानी कितनी बेटियों को वीरान कर देंगे, लेकिन उनकी फिक्र नहीं है। डॉक्टर अनीस बेग कव्वालियां गा रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं। हकीकत बात है, बरेली के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नंगापन नहीं हुआ है जो डॉक्टर अनीस बेग ने करा है। आप बरेली की एक शख्सियत हैं, आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आपसे हम सबको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अब हमें लगता है हमें गलत इंसान से उम्मीद है। 4 सवाल आपके माध्यम से, और इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा आप ही लोग के माध्यम से। अगर ये गंगा जमनी तहजीब थी, ये किस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब थी? पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की या हिंदुस्तान की? और अगर हिंदुस्तान की थी तो उस महफिल में हिंदुस्तान का क्यों नहीं था? नफरत है क्या आपको हिंदुस्तान के झंडे से, या आपको बर्दाश्त नहीं होता? मौजूदा दौर के जिन्ना है क्या आप? ये आरएसएस से फंडिंग मिल रही है आपको? ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इसमें लाखों रुपया आप उड़ा रहे हैं, और वो तमाम 1500 मुसलमान जिन्होंने शिरकत की, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि आज ये कानून बन गया है? सोचने की बात है कि जब ऊपर वाला हमें नवाजता है तब हम ये भूल जाते हैं कि वो हमें जरिया बना रहा है उन गरीबों तक वो चीज पहुंचाने का जो वो किसी वजह से हासिल नहीं कर पाते। आप जरिया बन रहे हैं आवारगी का, आप जरिया बन रहे हैं बेहयाई का। कुंवारी लड़कियां आपके बराबर में बैठी हैं और आप उनकी मेहंदी देख रहे हैं बैठ के। और अगर बात ये आती है कि ये आपका निजी कार्यक्रम था, तो समाजवादी पार्टी का बैनर पोस्टर वहां क्या कर रहा था? एक तरफ तो अखिलेश भैया और चचा मियाँ और प्रोफेसर साहब आदि रात तक लड़ रहे हैं, संसद भवन में खड़े कानून का विरोध कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा लिए हुए हैं। वहीं पे अखिलेश जी आपकी ही पार्टी का नुमाइंदा बरेली जैसे सेंसिटिव एरिया में ये काम कर रहा है। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी है आपको तो इंडिया गठबंधन के साथ आप ये क्या कर रहे हैं? 27 का जो इलेक्शन अब आना है, 26 में या 27 में जब भी आ रहा है, हम इसी तरीके से हारेंगे, 10,000 वोट से, 5,000 वोट से, 6,000 वोट से। तो हमें ऐसे कैंडिडेट या ऐसे रहनुमा नहीं चाहिए। भूतपूर्व प्रत्याशी अनीस बेग साहब ये भूल गए हैं कि वक्त बदल रहा है, थोड़ा संभल के चलिए, इस तरीके से काम करिए कि आप पे उंगलियां ना उठे। मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि ये फंडिंग आपको कहाँ से मिली है जो इस कार्यक्रम में आपने की है? दूसरी चीज, देश का झंडा कहाँ है? अगर ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आपने दिखाई है तो देश के झंडे को आपने इस लायक नहीं समझा। आपकी समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान से ऊपर हो गई। समाजवादी पार्टी का बैनर सेंटर में रखा है, सब जगह अखिलेश यादव जी के सबके फोटो लगे हैं, लेकिन देश के झंडे की मेरा भारत महान कहीं नहीं लिखा है। कौन से देश की रहनुमाई कर रहे हैं? ऐसा है, अनीस बेग साहब इस दौर के जिन्ना हैं। अनीस बेग साहब, डॉक्टर अनीस बेग, भूतपूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, 125 विधानसभा, आज के दौर के जिन्ना बने हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को 2 फड़ में बांटा है।
अमीर और गरीब। क्योंकि अगर उन्हें गरीबों का एहसास होता तो मुझे लगता है कि शायद जो एक खाने की रस्म थी वो खाने की रस्म कर देते और उसके बाद उस तकलीफ को महसूस करते कि मैं उन्हें जिंदा क्यों ना कहूँ। बदनसीबी होगी कैंट विधानसभा की। मैं तो अखिलेश यादव जी से इस लाइव के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सवाल कर रही हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, आधी रात में आप चाचा मियाँ, प्रोफेसर साहब वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ आप ही के नुमाइंदे आपके फोटो लगा के, पार्टी का बैनर लगा के, जस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी 5 अप्रैल को हमारे देश में एक काला कानून बना है वो, और हमारे बरेली में एक ऐसा काम हुआ है जो आज तक कभी हुआ नहीं है। तो उसके उपलक्ष्य में और उसके ताल्लुक में मैंने आपसे बात करने के लिए, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है तब से हर चुनाव में अल्पसंख्यक को निशाने पे लिया गया है और किसी न किसी तहत कानून में बदलाव किया गया है। कहा यह गया है कि अल्पसंख्यक का फायदा होगा, जबकि उसके एवज में अल्पसंख्यक का नुकसान ही हुआ है। वक्फ बोर्ड को लेके कि वक्फ बोर्ड में हम संशोधन कर रहे हैं और आधी रात को कानून बना दिया गया है। जिस दिन ये कानून बना है हमारे बरेली में एक कार्यक्रम हुआ है। ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के सीने में छुरी की तरह है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया गया है, उन्हें नेस्तनाबूद किया गया है, संविधान को बदलने की तैयारी की गई है। हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक वो अल्पसंख्यक जो 1947 के वक्त चाहता तो चला जाता, पर उस वक्त के लीडरान सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने जब जाते हुए लोगों से कहा था कि मैं हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए, ये तुम्हारा घर है, ये उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा है और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। उनके वादे पे वो जो गरीब गुरबा मुसलमान यहाँ रुका, क्योंकि जितनी क्रीमी लेयर थी, जिनको जाना था वो तो चले गए, वो तो छीन झपट अपना बैग उठा के निकल गए थे। बचा था वो गरीब मुसलमान जिसने 75 साल स्ट्रगल करके अपना एक वजूद बनाया था। आज उससे कभी कहा जाता है कागज दिखाओ, कभी कहा जाता है नमाज मत पढ़ो, कभी कहा जाता है कि दुकानें बंद करो, बहुत सी बातें हैं। बहरहाल हिंदुस्तान का मुसलमान तो बस ये देख रहा है कि कितनी अजियतें और उस पर अभी आना बाकी